कालू कौवा अपने परिवार के लिए भोजन तो लाता मगर मैं बहुत गुस्से वाला पावा कौवा था। एक दिन मैं घर आता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर तक गया मगर दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने दाना खा लिया है, जग्गू अब सो भी गया है। मैंने कल न 3 दाने लाया था, एक तुमने खाया, एक जग्गू ने, और वो तीसरा दाना कहाँ गया है? दरअसल वो तीसरा दाना जग्गू ने अपने एक दोस्त को दे दिया है। वो बहुत भूखा रो रहा था। ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं सारा दिन इधर उधर रोल कर दाना इकट्ठा करता हूँ और तुम दोनों खा जाते हो, दूसरों को भी दे देते हो, मैं खुद नहीं खाता। कालू, मैंने जग्गू को मना भी किया था, ये दाना आपके अब्बा का है। कालू कौवा बगैर कुछ सुने गोरी को लगा देता। जाओ अब बाहर, मेरे लिए कुछ भोजन ढूंढ के लाओ वरना मैं मार डालूंगा। कालू, कोई भोजन के लिए मारता है? तुमने मुझे भोजन के लिए मारा है, इसका बदला कुछ देर के बाद कालू कौवे का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो गोरी कौवे से माफी भी मांग लेता है। दूसरे दिन सुबह ही कालू भोजन ढूंढने के लिए अपने जंगल से दूर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। उसे भोजन लाजमी ही ढूंढ कर घर आना था। भोजन की ढूंढ में कालू कौवा अपने जंगल से दूर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला गया था। वो अपना रास्ता भी भूल चुका था। वो भोजन की तलाश में बस जा ही रहा था। आखिर कालू कौवे को एक जगह भोजन मिल जाता। ये जंगल बहुत ही घना है, यहाँ पर भोजन तो बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। वो अब मैं रास्ता भी भूल गया हूँ, अब कैसे जाऊँ? कालू कौवा उल्टी दिशा की तरफ चला जाता है, बल्कि उसे तो सीधा अपने घर जाना था। उसे रास्ते का पता भी नहीं चलता और वो बस चला जाता। रात बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। मम्मा अभी तक पापा नहीं आए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जग्गू बेटा, आपके पापा इन्हीं दिनों बहुत दूर दूसरे जंगल जाते हैं भोजन ढूंढने के लिए। इधर कालू कौवा उड़ कर थक जाता है मगर उसे कोई रास्ता दिखाई भी नहीं देता। वो बस रो रहा था। उसे एक पेड़ पर घर बना हुआ दिखाई देता है। वो सीधा उस पेड़ के पास चला जाता है। कालू कौवा जाकर उस पेड़ का दरवाजा खटखटाता है। जी, कौन है आप और आपने हमारा दरवाजा क्यों खटकाया? मेरा नाम कालू कौवा है और मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मगर मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। एक रात के लिए क्या मुझे पनाह दे देंगे? जी जरूर। इस घर में मैं और मेरा एक छोटा सा बेटा ही तो रहते हैं। फिर कालू कौवा उस घोंसले के अंदर ही चला जाता है। आप ही अपना भोजन साइड पर रख दें, मैं आपको कुछ देती हूँ, आप खा लो। कालू कौवा मिनटों में ही मीठा फल खा ही जाता है। अगर आपको वो सूखा दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं, हम सूखा दाना नहीं खाते, हम तो बस मीठे फल खाते हैं। आपका बेटा बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो कवि है। गुलाबो मेरे पति का एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। कालू कौवा उस मुलायम गद्दे पर सो जाता है। वो घोंसला बहुत ज्यादा मुलायम था। ये घोंसला तो बहुत ज्यादा मुलायम है, यहाँ पर सोने का मजा ही कुछ अपना है। उधर वो गोरी कवि मुझे सख्त घोंसले दे देती है। इधर गोरी कवि अपने घोंसले के बाहर बैठकर सारी रात अपने पति कालू कौवे का इंतजार करती रहती है। पूरी रात गुजरने के बाद सुबह हो जाती है। गोरी कवि उड़कर चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया, कल से कालू कौवा भोजन के लिए दूसरे जंगल गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। मैंने तो सुना है कि कालू कौवे रास्ता कभी नहीं भटकते, वो मुझे छोड़कर चला गया। नहीं चिड़िया, कालू कौवा मुझे तो छोड़ सकता है पर अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर आप चाहें तो आप अभी हमारे घर में रह सकते हैं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, आगे आपकी मर्जी। जी, मैं यहीं ही रहूँगा। हमारे जंगल में भोजन मिलता ही नहीं, यहाँ पर तो भोजन ज्यादा है। कालू कौवा और गुलाबो कवि भोजन ढूंढने के लिए जंगल की तरफ उड़ पड़ते हैं। वो दोनों बातें कर हंस भी रहे थे। वो बहुत ज्यादा खुश थे। इधर गोरी कवि भी अपने लिए भी भोजन को ढूंढ कर लाती और अपने बेटे के लिए भी भोजन ढूंढ कर लाती थी। गुलाबो वाले जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई थी, सारा का सारा भोजन भी खत्म हो गया था।
सुनो कालू, अब हमारे जंगल में भोजन खत्म हो गया है, तुम जाकर भोजन ले आया करो। क्यों नहीं, आप लोगों ने मुझे अपने घर में पनाह दी, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं भोजन लाया करूंगा। फिर कालू कौवा दूसरे जंगलों में जाकर भोजन ढूंढ आता था। कालू कौवा तो भूल गया था कि उसकी एक बीबी और उसका एक खूबसूरत बेटा भी है। मुझे आज थोड़ा सा भोजन ही मिला है, ये भोजन मैं ही खा लेता हूँ। तो अब दोनों वैसा ही गुजारा करें। कालू और गौरी अपने कमरे में बैठे ही हुए थे कि अचानक से दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे बेटे की टोपी छीन ली है और उसे बहुत ज्यादा मारा भी है। कौन? गौरी। गौरी तो आज घर पर ही है। गौरी कभी ये बातें सुनकर बाहर आ जाती है। मोटी चोंच वाली बुलबुल, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा कहते हुए? क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है? तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें मेरे बेटे की टोपी चुराते हुए छोटी चिड़िया ने देख लिया है, उसने बताया। ये कहते हुए बुलबुल वहाँ से वापस घर आ जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में टोपी देखता है। टोपी? ये टोपी किसकी है? या ये टोपी बुलबुल के उस बेटे की तो नहीं है? ओए कालू के बच्चे, चुप कर जा चुप, कोई सुन लेगा। पता नहीं तुम्हें दीवारों के भी कान होते हैं। गौरी कौवी बहुत गंदी थी, वो हर बार किसी न किसी शरारत करके किसी न किसी पंछी को तंग करती थी। गौरी कौवी कौड़ा फूल अपने पंजों में उठा लेती है, वो जाकर चाचा कबूतर की टैंकी में डालती है। चाचा कबूतर जब पानी भरकर पीता है। ये क्या, मेरा पानी कैसे कड़वा हो सकता है? ये तो बहुत कड़वा है। ऐसे बोलते हुए कबूतर टैंकी के पास जाता है। ये शरारत मेरे साथ कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हो। दूसरे दरख्त पर छोटी मैना बैठी हुई देख रही थी। चाचा कबूतर, ये सब उस गौरी कौवी ने किया है। अच्छा, अब ये गोरी की बच्ची मुझसे बच नहीं सकती। चाचा कबूतर गुस्सा करके सीधा गौरी के घर की तरफ उड़ पड़ता है। ओए कालू के बच्चे, जरा निकाल बाहर अपनी बीवी उस गोरी कवि को। उसने तो मुझे आज तंग ही कर दिया, मेरी टैंकी में कौड़ा फूल डाल दिया। कबूतर दोस्त, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी तो आज सुबह से ही अपनी माँ के घर की तरफ उड़ गई है। आज तो मैं उसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसे बता देना, अगली बार उसने मेरे साथ कुछ किया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये सब बोलते हुए चाचा कबूतर वहाँ से सीधा उड़ जाता है। नदी पर चिड़िया की बेटी और चाचा कबूतर की बेटी बैठे हुए थे। गौरी कवि का अचानक वहाँ से गुजरना होता है। गोरी कवि उन दोनों बच्चों के साथ बैठ जाती है। चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। मैं दूसरे पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। चुड़ैल आंटी, अब मुझे मत खाएं, मैं तो अभी छोटी हूँ, आप इस मेरे दोस्त को खा लो। नहीं नहीं आंटी, अब मुझे मत खाओ, मेरे बाबा आपको मारेंगे। आप इस चिड़िया को खाओ, इसके अब्बू नहीं हैं। मैं तुम दोनों को नहीं खाती, तुम ये भोजन मुझे दे दो। ठीक है आंटी, ठीक है, आप ये भोजन ले लो, प्लीज हमें कुछ मत करो आप। गौरी कौवी वो भोजन उठाकर वहाँ से सीधा अपने घर आ जाती है। वो छोटे बच्चे भी वहाँ से डर कर सीधा भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, नदी पर चुड़ैल है, नदी पर चुड़ैल है। पागल हो गई हो क्या गुड़िया बेटी? नदी पर कुछ नहीं है, नदी पर हर कोई तो जाता है। मम्मा, उसकी काली काली आंखें थी और काली रात जैसा उसका कलर था। उधर कबूतर का बेटा भी डरा हुआ रो रहा था। मम्मा, मैं कभी उस नदी पर नहीं जाऊंगा, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने दाना भी खुद से ढूंढना है और पानी भी खुद ही पीना है। अगर मैं नदी पर पानी पीने गया, वो मुझे खतरनाक चुड़ैल मार ही डालेगी। खाओ खाओ कालू, ये भोजन तुम ही खा लो, आज मैंने पीकी और चिड़िया की बेटी को उड़ाया है। गौरी, रो रो तुम्हारी शरारतें अब बढ़ती ही जा रही है, तुम छोटी तो नहीं हो ना। ओए कालू के बच्चे, मैं डरती नहीं हूँ, जब कोई मुसीबत आ जाएगी तो उसी दिन सोचूंगी मैं, अभी तो मैं खुद कर्म से कर लूँ। दूसरे दिन गौरी कौवी जंगल के दूसरे हिस्से में चली जाती है।
वहाँ पर एक दरख्त पर चील बैठी हुई थी। ये सामने तो चील बैठी हुई है, अब किसी के साथ शरारत करती हूँ। हाँ, चिड़िया चिड़िया के साथ शरारत करती हूँ। गौरी कभी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया चिड़िया तुम यहीं पर बैठी हुई हो, मैं तुम्हें जंगल के बाहर हिस्से में ढूंढ रही थी। उस जंगल के दूसरे इसमें फाख्ता बुला रही है। क्या फाख्ता? बूढ़ी फाख्ता मुझे क्यों बुला रही है? वो बोल रही थी मुझे चिड़िया से कुछ इम्पोर्टेंट काम है। चिड़िया वहाँ से सीधा दूसरे जंगल की तरफ बूढ़ी फाख्ता को वहाँ मिलने चली जाती है। चिड़िया चील के पीछे जाकर बैठ जाती है। बूढ़ी फाख्ता जी, आपको मुझसे क्या काम है? मैं आ गई हूँ, थोड़ा जल्दी करें। चील जब मुड़ती है चिड़िया डरती है। चलो छोटी चिड़िया, अब तुम आ तो गई हो, अब मेरा भोजन ही बन जाओ। चील आप, वो आपके पीछे क्या है? पीछे मुड़ती है चिड़िया, वहाँ से सीधा अपनी जान बचाकर तेजी के साथ उड़ पड़ती है। भाग गई चिड़िया, भाग गई। चलो ठीक है, अपनी जान बचाकर भाग तो गई मुझसे। बच गई। आज तो उस गौरी कमी ने मुझे मार ही डालना था, वो बहुत ही शैतान है। हाँ चिड़िया, क्या कहती थी बूढ़ी फाख्ता तुम्हें? तुम तो बचकर ही आ गई चील से। गौरी कभी, इसका बदला तुम्हें मुझे देना होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। पूरे जंगल में एक मिट्ठू तोता ही था जो गौरी की शैतानियों से थोड़ा बचा ही हुआ था। अगले दिन गौरी कभी मिट्ठू के घर की तरफ आ जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैंने अब शैतानियाँ करना छोड़ दिया है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची तो नहीं हूँ। अच्छा किया गौरी, अच्छा किया। इस शैतानियों से तुम्हें कहीं ना कहीं सजा मिलनी ही थी, जो तुमने पहले ही प्रायश्चित कर लिया। अच्छा किया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। सर्दियों का मौसम था। इस बार जंगल में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सभी दोस्त सर्दी से बचने के लिए एक जगह इकट्ठे थे। कबूतर भैया, चारों तरफ सफेद सफेद धुंध छाई हुई है, आसमानों पर काले काले बादल। मुझे तो ऐसे लगता है हमारे जंगल में खौफनाक बारिश होने वाली है। सभी लोग अपने अपने घोंसले मजबूत कर लो। वो सब लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि दूसरे जंगल से एक कालू कौवा आ जाता है। अरे जंगल के वासियों, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। आपके जंगल में बहुत खौफनाक तूफान आ रहा है, अपनी तैयारी कर लो। ये बोलकर पहाड़ों वाला कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कबूतर, अब हम क्या करें? हमें जल्दी से अपने घोंसले मजबूत करने होंगे और भोजन भी इकट्ठा करना होगा। हाँ मिट्ठू तोते, तुम सही कह रहे हो, हमें अपने घोंसलों को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा और भोजन भी इकट्ठा करना होगा। ये सब बोलकर वो तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया जंगल के सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर अपना मजबूत घोंसला बना लेता है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले की छत की मुरम्मत करने में मसरूफ हो जाता है। मेरा घोंसला तो मजबूत है क्योंकि मैंने अभी अभी ही तो इसे बनाया है। मैं जाकर भोजन इकट्ठा करती हूँ। फिर चिड़िया भोजन के लिए वहाँ से चली जाती है। कालू और उसकी बीवी गौरी आग में हाथ गरम कर रहे थे। कालू कालू, इन तीनों को क्या हो गया है? सब ऐसे जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं। पता नहीं गौरी, इनको क्या हो गया है। चलो जाकर इनसे पूछ ही लेते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी मिट्ठू के पास चले जाते हैं। मिट्ठू मिट्ठू, क्या हुआ? तुम तीनों दोस्त ऐसे जल्दी जल्दी से काम कर रहे हो। अच्छा किया तुम दोनों मेरे पास खुद ही आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। हमारे जंगल में कल खौफनाक तूफान आने वाला है। अच्छा, तो तुम सब लोग इसी तरह अपने घोंसले और अनाज इकट्ठा कर रहे हो। फिर वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी गौरी, हमें भी अपना मजबूत घोंसला बनाना होगा, वरना हम भी सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। नहीं कालू नहीं, जो करना है खुद ही कर लो, मुझसे नहीं हो। गौरी, हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। मैं घोंसला बनाऊंगा या फिर दाना ढूंढने जाऊंगा, फिर एक काम तो तुम्हें करना ही होगा। ठीक है कालू, मैं भोजन और लकड़ी ले आती हूँ, तुम यहाँ पर घोंसला ही बना लो। गौरी कौवी वहाँ से भोजन
भोजन और सूखी लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। इधर कालू कौवा ऊंचे ऊंचे दरख्त पर घोंसला बनाने लगता है। अरे मर गई, कितना मुश्किल काम है घोंसला और महाराज को ढूंढने का। गौरी कौवी ऐसे खुश से बातें कर ही रही थी कि चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। गौरी गौरी, तुम भी कल आने वाले तूफान की तैयारी कर रही हो। हाँ गौरी, कल वहाँ पर घोंसला बना रहा है। अच्छा, ये सूखी लकड़ियाँ आपको कहाँ से मिली हो, किधर से मिलती हैं? दूर पहाड़ों के ऊपर जाकर ये लकड़ियाँ मिलती हैं। अभी बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जाओ और ले आओ। चिड़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है वापस अपने जंगल। गौरी कौवी बहुत ज्यादा थक जाती है। कौन जाए जंगल के दूसरे पहाड़ों की तरफ, मुझे तो नहीं उड़ा जाता इतनी, मैं तो अभी भी थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। गौरी कौवी खामोशी से वहीं पर लेट जाती है। शाम बहुत ज्यादा हो जाती है। गौरी कौवी वहाँ से सीधा अपने घर आ कालू जाती है। कौवा गौरी को देखकर गुस्सा होता है। खाली हाथ गौरी, खाली हाथ, मैंने पूरा दिन मेहनत की, एक भी लाजा नहीं बैठा। कालू कालू, मुझे आपकी कसम, मैं भी नहीं बैठी, सारा दिन उड़ती रही, मगर ना मुझे सूखी लकड़ी मिली और ना ही अनाज। गौरी कौवी घर में पड़ा हुआ सूखा अनाज खाने में मसरूफ हो जाती है।